नमस्कार दोस्तों। एनसीईआरटी का जो साइंस का हम वीडियो सीरीज़ बना रहे हैं उसमें अब हम आज क्लास 9 के नोट्स देखेंगे। और चूँकि मैं एक बार बता देना चाहता हूँ कि चूँकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के विद्यार्थी लोग देखते हैं वीडियोस को, इसलिए मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में नोट्स को लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 9 के नोट्स को। तो सबसे पहले चैप्टर 1 में दिया हुआ है, एक ही पॉइंट मुझे इम्पोर्टेंट लगा था कि नेल पॉलिश जो रिमूव करने के लिए जो केमिकल का इस्तेमाल होता है उसमें एसीटोन प्रेजेंट होता है। एसीटोन भी एक केमिकल का नाम होता है, बेंजीन का वो डेरिवेटिव होता है एसीटोन। ठीक है, चैप्टर 2 में अगर देखें तो ब्रास ब्रास मतलब पीतल। पीतल जो होता है एक एलॉय है और मिश्रण है, और उसमें 30% जिंक और 70% कॉपर होता है। ये एलॉय वाला क्वेश्चन बीपीएससी पीटी में काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और बार बार पूछा जाता है। ठीक है, सॉल्यूशन का जो भी पार्टिकल का साइज होता है वो 1 नैनोमीटर, 10⁻⁹ मीटर के डायमीटर से छोटा होता है। उसके बाद कोलोइडल जो सॉल्यूशन होता है वो एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है, उदाहरण के लिए मिल्क। उसके बाद अगर देखें तो किसी भी कोलोइडल सॉल्यूशन में जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, बीम ऑफ लाइट जाती हैं, तो वो स्कैटर हो जाती हैं, फैल जाती हैं, और जिसके कारण प्रकाश का पथ जो होता है, पाथ ऑफ लाइट, वो दिखने लगता है। और इसी इफ़ेक्ट को टिंडाल इफ़ेक्ट कहते हैं। ठीक है, और टिंडाल नाम के साइंटिस्ट ने इसको सबसे पहले बार खोजा था, इसलिए इसको टिंडाल इफ़ेक्ट कहते हैं। अगर हम देखें तो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है वो टिंडाल इफ़ेक्ट नहीं शो करता है, जबकि पानी और दूध का, वाटर एंड मिल्क का जो मिक्सचर होता है वो टिंडाल इफ़ेक्ट शो करता है। उसके बाद अगर हम एक नेक्स्ट टेबल है जिसमें कि कोलोइड्स यानी कि जो मिश्रण होता है उसका कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्सिंग मीडियम। फेज का मतलब ये हुआ कि जिस चीज़ को मिलाते हैं हम। डिस्पर्सिंग मीडियम का मतलब ये हुआ कि जिस मीडियम में मिलाते हैं उसको किस टाइप का बनता है, और कुछ कुछ एग्जाम्पल्स। तो अगर हम देख लें ये भी क्वेश्चन, ये जो टेबल है काफ़ी महत्वपूर्ण है बीपीएससी पीटी के हिसाब से। और इसमें देखेंगे लिक्विड को अगर गैस में डिस्पर्स किया जाए तो एरोसोल बनता है। इसके एग्जांपल है फॉग, क्लाउड, मिस्ट। सॉलिड को गैस में अगर मिक्स किया जाए तो भी एरोसोल बनता है, जैसे स्मोक या फिर गाड़ियों का धुआं, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट होता है। गैस को अगर लिक्विड में मिलाते हैं तो फोम बनता है। एक एग्जांपल इसका शेविंग क्रीम है। लिक्विड और लिक्विड को मिलाते हैं तो इमल्सन बनता है। इसका एक एग्जांपल है मिल्क या फिर फेस क्रीम। सॉलिड को अगर लिक्विड में मिलाते हैं तो सोल बनता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है, या फिर मड, कीचड़ जो होता है, उसका एग्जांपल है। गैस को अगर सॉलिड में मिलाते हैं तो फोम बनता है, जैसे उसका एग्जांपल है फोम, रबर, स्पंज और प्यूमिस। लिक्विड को अगर सॉलिड में मिलाते हैं तो जेल बनता है, जेली, चीज़, बटर। सॉलिड को सॉलिड में मिलाते हैं, सॉलिड सोल बनता है, जैसे कि जो हमारे चमकीले पत्थर होते हैं या फिर मिल्की ग्लास होता है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन का जो प्रोसेस होता है वो जांच प्रयोगशाला में, लेबोरेटरीज में यूज़ किया जाता है ब्लड और यूरिन टेस्ट में, मतलब कि खून और पेशाब की जांच में उसको यूज़ किया जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस को। अगर हम देखें तो साल्ट और अमोनियम क्लोराइड का जो मिक्सचर होता है उसको अलग अलग करने के लिए सब्लिमेशन प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। और इस सब्लिमेशन प्रोसेस में अमोनियम क्लोराइड जो होता है वो चेंज डायरेक्टली कर जाता है सॉलिड टू गैस में। देखिए, सब्लिमेशन का जो प्रोसेस होता है उसका एक एग्जांपल कपूर भी होता है। कपूर को जब आप जलाइएगा, आरती वगैरह में जलाते हैं कपूर को, तो सीधा सॉलिड से गैस में बदल जाता है, उसको सब्लिमेशन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं सॉलिड्स के जो सबलाइम कर जाते हैं, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड है, कैम्फर है, कपूर, नेप्थालीन है, या फिर एंथ्रासीन है। ये सब सब्लिमेशन का एग्जाम्पल है। उसके बाद एक प्रोसेस है क्रोमेटोग्राफी।
क्रोमेटोग्राफी का जो यूज़ किया जाता है उस क्रोमेटोग्राफी का यूज़ किया जाता है जो सॉल्यूट मतलब जिसको मिलाया जाता है, ठीक है, सेम सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक है, उसको सेपरेट करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का यूज़ किया जाता है। जैसे मान लीजिए डाई में जो कलर्स होते हैं या फिर पिगमेंट होते हैं नेचुरल कलर्स के, या फिर ब्लड में अगर ड्रग्स है तो उसको अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। हिंदी में भी इसका मैंने ट्रांसलेशन दिया हुआ है। उसके बाद दो मिक्स हो जाने वाले लिक्विड्स को डिस्टिलेशन प्रोसेस से भी अलग अलग किया जाता है, ठीक है। अगर हम देखें तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ गैसेस अगर हम कंपेयर करें तो ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है, उसके बाद आर्गन का होता है, उसके बाद नाइट्रोजन को होता है। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस जो होता है वो सॉलिड को प्यूरिफाई करने में, मतलब कि इसकी शुद्धिकरण करने में क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। अब इसी का एप्लीकेशन है आपका समुद्र के पानी से, सी वाटर से अगर हम साल्ट यानी कि नमक अगर निकालते हैं, ये क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। अब एक जो फिटकरी का इस्तेमाल हम करते हैं, ये भी क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का भी इस्तेमाल करके फिटकरी को भी अलग किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल अगर आप देखिएगा मेटलॉइड्स का, मेटलॉइड्स उपधातु बोलते हैं इसको हिंदी में। मेटलॉइड्स के कुछ एग्जाम्पल हैं बोरन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। दो एलिमेंट ऐसे हैं, एलिमेंट जो कि रूम टेम्परेचर मतलब घर के तापमान पे, सामान्य तापमान पे वो लिक्विड होते हैं, मरकरी और ब्रोमीन। ये बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको इम्पोर्टेंट है और इसको जरूर इसको याद रखिए। कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जैसे गैलियम और सीजियम, ये भी रूम टेम्परेचर से थोड़े से ऊपर जाने पे 303 केल्विन पे, देखिए 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 273 केल्विन के बराबर होता है, और 303 केल्विन का मतलब हुआ 30 डिग्री सेल्सियस, और 30 डिग्री सेल्सियस पे गैलियम और सीजियम जो होता है ये लिक्विड हो जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये गैस है जो कि कलरलेस गैस होती है, इसमें कोई रंग नहीं होता है, और इसका जो स्मेल होता है, गंध होता है, वो रॉटेन एग्स की तरह होता है, सड़े हुए अंडे की गंध होती है। इतना ही चैप्टर 2 में था। उसके बाद अगर चैप्टर 3 में देखें, देखिए आइसोटोप के बारे में दिया हुआ है। इसमें आइसोटोप के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स के फॉर्म होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम होता है, बट मास नंबर जो कि प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन होता है वो अलग होता है। जैसे कार्बन का ले लीजिए तो कार्बन का एक फॉर्म होता है जिसका कि एटॉमिक मास 12 होता है, एक दूसरा फॉर्म होता है उसका एटॉमिक मास 14 होता है, C14। अगर हाइड्रोजन का एग्जांपल लीजिए तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ये सब हाइड्रोजन का आइसोटॉप है। अब अगर हम देखें तो न्यूक्लियर रिएक्टर में जो परमाणु भट्टी होती है उसमें यूरेनियम का आइसोटोप इस्तेमाल किया जाता है, और कोबाल्ट का जो आइसोटोप है उसका इस्तेमाल कैंसर के ट्रीटमेंट में होता है। उसी तरह आयोडीन का जो आइसोटोप है उसका इस्तेमाल ग्वाइटर यानी कि घेघा रोग के इस ट्रीटमेंट में किया जाता है। देखिए आयोडीन की कमी से ग्वाइटर रोग भी होता है, ये भी आप लोग जानते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आइसोटोप तो हमने पढ़ लिया है, ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर अलग अलग हो, ठीक है। अब ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर भी सेम हो उसको हम आइसोबार्स बोलते हैं, ठीक। चैप्टर 5 में देखते हैं। चैप्टर 5 में पहला पॉइंट है रॉबर्ट हुक, जिन्हों की सेल्स का यानी कोशिकाओं का डिस्कवरी की थी। ये पिछले क्लासेस में भी हमने पढ़ा था और एक बार बीपीएससी में पूछा भी हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद अगर देखें तो ऑस्मोसिस प्रोसेस के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। ऑस्मोसिस प्रोसेस के बारे में उतना इम्पोर्टेंट नहीं है प्रोसेस, बट इसको आप नोट्स में पढ़ सकते हैं।
हिंदी में भी इसका रूपांतरण दिया हुआ है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे चलें तो हाँ, ऑस्मोसिस प्रोसेस का एक एप्लीकेशन है जो पौधे होते हैं सॉइल से, यानी कि मिट्टी से जो पानी खींचते हैं, उस प्रोसेस को भी, वो भी प्रोसेस ऑस्मोसिस के कारण ही होता है। उसके बाद अगर हम देखें तो कोशिकाओं में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो फ्लेक्सिबल होता है, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है और इनको लिपिड्स और प्रोटीन्स बोलते हैं। ठीक है, प्लांट का जो सेल वॉल होता है, जो प्लांट सेल होता है और एनिमल सेल होता है, जो प्लांट का सेल वॉल होता है, आउटर सरफेस होता है, वो सेल्यूलोज का बना हुआ होता है। ठीक है, और ये जो सेल्यूलोज होता है एक कॉम्प्लेक्स पदार्थ होता है, और ये सेल्स को, यानी कि पौधे की कोशिकाओं को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ यानी कि मजबूती प्रदान करता है। अब उसके बाद ये वाला पॉइंट जितना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर हम चैप्टर 10 to 12 में करें तो सबसे पहला पॉइंट जो दिया हुआ है वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल का दिया हुआ है, और आर्किमिडीज प्रिंसिपल का इस्तेमाल जो होता है शिप और सबमरीन यानी कि जहाज और पनडुब्बियों के डिज़ाइन में इस्तेमाल होता है। ये लैक्टोमीटर में भी, जो कि दूध की शुद्धता नापने का यंत्र जो है उसको लैक्टोमीटर कहते हैं। हाइड्रोमीटर जो होता है वो जो तरल होता है, लिक्विड होता है, उसका डेंसिटी यानी कि घनत्व नापने के इस्तेमाल में किया जाता है। ये लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, या और ये शिप का डिज़ाइन, ये सब में आर्किमिडीज प्रिंसिपल का इस्तेमाल होता है। अब अगर साउंड वेव्स की बात करें हम, तो साउंड वेव्स ऐसे साउंड वेव्स जो जिनका की प्रकार, ठीक है, वो जिस मीडियम में प्रोपेगेट करते हैं, चलते हैं, उस मीडियम के पार्टिकल के मोशन से डिटरमिन होता है। मोशन से हम पार्टिकल कैसे लॉन्गिट्यूडनल हॉरिजेंटल मूव कर रहा है, या मतलब पाथ के हॉरिजेंटल या वर्टिकल मूव कर रहा है, उससे अगर मेज़र करते हैं तो उसको मैकेनिकल वेव कहते हैं। और जो स्पीड होता है साउंड का, ध्वनि का जो स्पीड होता है, ये मीडियम, जिस मीडियम में साउंड ट्रैवल करता है, हवा का मीडियम हो सकता है, लिक्विड का मीडियम हो सकता है, सॉलिड का मीडियम हो सकता है, तो उस मीडियम के टेम्परेचर और प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। अब इसमें दिया हुआ है कि जो ध्वनि का जो स्पीड होता है, हम सॉलिड मीडियम से गैसियस स्टेट में जाएंगे तो ध्वनि का स्पीड कम हो जाता है, और किसी भी मीडियम में अब जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, स्पीड जो साउंड का होता है, ध्वनि का जो वेग होता है, वो बढ़ जाता है। उसके बाद अगर हम देखें कि अब एक एक प्रिंसिपल होता है, जैसे लाइट में प्रिंसिपल होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वाला, वैसे ही साउंड में भी प्रिंसिपल होता है कि जिस दिशा में इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड जो साउंड होता है, वो सरफेस के, जो सरफेस दिया हो, जिस सरफेस से रिफ्लेक्ट कर रहा है साउंड, उसके उस पे जो नॉर्मल है, उस पे 90 डिग्री का कोण बनाने वाला जो प्लेन होता है, उस प्लेन से इक्वल एंगल बनाता है इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड दोनों साउंड। ये रिफ्लेक्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वाला टाइप का ही है साउंड में भी। हिंदी वाला माध्यम का देख सकते हैं, हिंदी वाले माध्यम का ट्रांसलेशन है ये। अब ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, साउंड को सुनने के लिए अगर कोई साउंड, जैसे मान लीजिए यहाँ से हम बोलते हैं और दीवार से टकरा करके साउंड हमारे कान तक पहुँचता है तो हम सुनते हैं उसको, तो ये जो टाइम इंटरवल होता है, ओरिजिनल साउंड जो हमारे मुंह से निकलता है और रिफ्लेक्टेड साउंड, ये दोनों बीच का टाइम इंटरवल कम से कम 0.1 सेकेंड होना चाहिए। अब देखिए, ये मिनिमम, ये 0.1 सेकेंड से कम होगा तो ये सुनाई नहीं देगा हमको, कम से कम 0.1 सेकेंड होना चाहिए। अब इसको देखें तो हम एक निकाल सकते हैं कि साउंड जो स्पीड का होता है
साउंड जो होता है, साउंड का स्पीड होता है 344 मीटर पर सेकेंड होता है। अगर रिफ्लेक्टेड साउंड को सुनने के लिए कम से कम 0.1 सेकेंड का का ब्रेक होना चाहिए, का टाइम लगता है, तो अगर हम ऐसे देखें तो 34.4 मीटर का दूरी होना चाहिए, मतलब हमारे मुंह से और रिफ्लेक्ट करता है उस सरफेस के बीच का दूरी, मतलब हमारे मुंह से जो निकला साउंड उसको सरफेस तक जाने और लौटने में कम से कम 0.1 सेकेंड, तो ये 34.4 मीटर होता है। इसका मतलब इसका मतलब ऐसा सबसे कम डिस्टेंस जहाँ पे सोर्स ऑफ साउंड रिफ्लेक्ट करके सुनाई देगा वो 17.2 मीटर है। ठीक है, तो अलग अलग इको सुनने के लिए, डिस्टिंक्ट इको सुनने के लिए जो मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए ऑब्स्टेकल और सोर्स ऑफ साउंड में, वो कम से कम 34.4 मीटर का आधा होना चाहिए, यानी कि 17.2 मीटर होना चाहिए। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अगर देखें तो 20 हर्ट्ज, हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी होता है साउंड का, ये पूछा भी हुआ है कि फ्रिक्वेंसी का यूनिट क्या है, बीपीएससी में पूछा हुआ है। अगर 20 हर्ट्ज से कम है तो उसको इंफ्रासोनिक साउंड बोलते हैं या फिर इंफ्रा साउंड बोलते हैं। अगर 20 किलो हर्ट्ज यानी कि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर का साउंड है तो उसको अल्ट्रासोनिक साउंड और अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। अब ये अल्ट्रासाउंड जो होता है, कुछ जीव जैसे कि डॉल्फिन या फिर बैट्स या पोर्पोइजेज होते हैं, ये सब आपको अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और जो ह्यूमन ईयर है, मानव का जो कान है, उसके सुनने की क्षमता 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक के बीच के साउंड को सुन सकता है ह्यूमन ईयर। 20 हर्ट्ज से कम हो यानी कि इंफ्रासाउंड को भी नहीं सुन पाएगा, और 20 किलो हर्ट्ज यानी कि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होगा उसको भी ह्यूमन ईयर, मानव का कान, सुन नहीं पाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर देखें कि अल्ट्रा, अब इसी का इकोकार्डियोग्राफी एक टेक्निक होती है। इसमें क्या होता है कि जो मानव हृदय जो रिफ्लेक्ट करता है साउंड को, एक साउंड का बीम फेंकते हैं, वहाँ से रिफ्लेक्ट होता है तो एक पिक्चर बनाया जाता है। उस पिक्चर को देख करके जो हृदय होता है वो स्वस्थ स्थिति में है या नहीं है उसको डिटरमिन किया जाता है। इस प्रोसेस को कार्डियोग्राफी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद चैप्टर 13 में अगर चलेंगे तो चैप्टर 13 में सबसे पहले दो ऑस्ट्रेलियन लोगों ने एक बैक्टीरियम का खोज किया था जिसका नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, और यही यही पेप्टिक अल्सर उत्पन्न करता है मानव शरीर में। कुछ जो हमारे कॉमन उदाहरण हैं, सामान्य उदाहरण हैं बीमारियों के जो कि वायरस से उत्पन्न होते हैं, इससे पिछले क्लास में भी हमने पढ़ा था। वो सामान्य था जो सर्दी जुकाम होता है, कॉमन कोल्ड या फिर इन्फ्लुएंजा या फिर डेंगू फीवर या फिर एड्स, ये सब वायरस से होता है। उसके बाद अगर देखिएगा तो टाइफाइड फीवर, कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस और एंथ्रेक्स, ये सब बैक्टीरिया से होता है। उसके बाद कुछ कॉमन स्किन इन्फेक्शन होते हैं, त्वचा की जो बीमारियां होती हैं, ये फंजाई से उत्पन्न होती है। प्रोटोजोन माइक्रोब्स होते हैं, ये कुछ जैसे मलेरिया और कालाजार जैसी बीमारियां उत्पन्न करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछता है बीपीएससी की पीटी में कि कौन सा बीमारी किस चीज़ से होता है। इसको आप ज़रूर एक नोट्स बना लीजिएगा। उसके बाद देखें, ये हमारा हिंदी उसका ट्रांसलेशन है। उसके बाद जो परजीवी है, जो सबसे कॉमन परजीवी है, जो जो मॉस्किटोज़ हैं, ये मलेरिया उत्पन्न करते हैं। ये कॉमन परजीवी हैं। चैप्टर 14 में अगर देखें तो मुझे वो एसिड रेन के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि नाइट्रोजन और सल्फर के जो ऑक्साइड हम पॉल्यूशन में या फिर जो हमारी कोल बेस्ड पावर प्लांट होते हैं उससे जो निकलता है उसके कारण एसिड रेन होता है। सल्फर का ऑक्साइड और नाइट्रोजन का ऑक्साइड
पानी के साथ मिल करके वो एसिड बनाता है और वही एसिड रेन के रूप में गिरता है नीचे। ठीक है। उसके बाद अगर देखें कि स्मॉग, स्मॉग का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि स्मॉग कहते किसको हैं? जो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल जो हवा में तैरते रह जाते हैं उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और जब ठंडे के सीज़न में आप देखिएगा कि पॉल्यूशन के कारण वाटर जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन मिल करके वाटर के साथ स्मोक और फॉग मिल करके स्मॉग का इस्तेमाल करता है। ये काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होता है स्वास्थ्य के लिए और एयर पॉल्यूशन का इंडिकेटर है ये। उसके बाद अगर देखिएगा तो लाइचेंस जो काई होती है, गांव में अगर आप लोग रहे होंगे तो गांव में क्या होता है कि चापाकल वगैरह या कुएं के पास हरी हरी काई जम जाती है, पैर फिसलता है उस पर। ये एक्चुअली इन्वायरमेंट अगर साफ़ रहता है तो उसमें बहुत अच्छे से होते हैं, अगर इन्वायरमेंट गंदा रहता है तो ये नहीं हो पाते हैं। और ये आपको दिखाते हैं लाइचेंस कि वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड का कितना पॉल्यूशन है। ठीक है, ये हिंदी रूपांतरण भी दिया हुआ है। उसके बाद थोड़ा सा हम देखेंगे बिजली के समय क्या होता है। बिजली जब आकाश में चमकती है तो उच्च ताप और प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर के कारण जो नाइट्रोजन होता है ये ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर जाता है। और ये ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये सब वाटर के साथ कंबाइन करके नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड बनाता है और ये पानी के साथ गिरता है। और ये बहुत सारे जीव जंतु इस फॉर्म का इस्तेमाल भी करते हैं। प्लांट्स की अगर बात करें तो ये प्लांट्स जो होते हैं नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स को कन्वर्ट करते हैं एमिनो एसिड में, और यही एमिनो एसिड प्लांट्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है प्रोटीन बनाने में। उसके बाद अगर इंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन देखिएगा बहुत सारे एनिमल्स का, तो ये कार्बोनेट साल्ट का बना हुआ होता है। अगर बैक्टीरिया की हम बात करें तो जो तत्व के रूप में ऑक्सीजन होता है वो बैक्टीरिया के लिए जहर होता है। और देखिएगा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होता है एजोबैक्टर टाइप का, वो भी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में नाइट्रोजन फिक्सिंग नहीं करता है, ये उनके लिए जहर होता है। हिंदी रूपांतरण ये इन पॉइंट्स का है। उसके बाद देखते हैं ग्रीन मैन्योर क्या हुआ है। तो जैसे कि कुछ पौधों के सड़ने और गलने से जो मैन्योर बनता है उसको ग्रीन मैन्योर बोलते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो कुछ पोल्ट्रीज़ की वैरायटी हैं जैसे कि असील हैं या फिर लेगहॉर्न हैं, ये सब पोल्ट्रीज़ की वैरायटी हैं। कुछ अगर हम समुद्री मछलियों की वैरायटी देखें तो पोम्परेट, मैकेरल, टूना, सरडाइंस और बॉम्बे डक, ये सब मछलियों की वैरायटीज़ हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो मुलेट्स, भेटकी और पर्ल स्पॉट्स, शेलफिश जैसे कि प्रॉन होते हैं, मसल्स एंड ऑयस्टर्स एज वेल एज सीवीड, ये सब काफ़ी आर्थिक हाई इकोनॉमिक वैल्यू होता है, इनका काफ़ी प्राइस होता है मार्केट में, काफ़ी डिमांड भी होती है। तो ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट मछलियाँ हैं। उसके बाद मछली पालन के लिए मैरी कल्चर भी करते हैं हम लोग, जिसमें कल्चर करते हैं, मतलब फ़िश का, मछलियों का उत्पादन करते हैं, उसको मैरी कल्चर, पिसी कल्चर भी बोलते हैं फ़िश के उत्पादन को। समुद्री कृषि मैरी कल्चर, पिसी कल्चर जो होता है ना वो मान लीजिए ज़मीनी नॉर्मल वाटर पे जो होता है, साल्ट वाटर में जो होता है उसको मैरी कल्चर कहते हैं। नॉर्मल वाटर में जो मछली पालन होता है उसको पिसी कल्चर बोलते हैं। उसके बाद कुछ अगर हम हनी प्रोडक्शन यानी कि शहद प्रोडक्शन के लिए कुछ वैरायटीज़ अगर देखें तो एपिस सेरेना इंडिका, जिसको कॉमन सामान्य रूप से भारतीय मधुमक्खी भी बोलते हैं, या फिर ए डोरसाटा रॉक भी होता है, ए फ्लोरी, ये छोटी छोटी मधुमक्खियाँ होती हैं, ये इटालियन वैरायटी होती है, ए मेलिफेरा इटालियन वैरायटी है। और ये सब इसमें काफ़ी ज़्यादा शहद का उत्पादन होता है। ठीक है।
9वीं क्लास के साइंस में इतना ही इम्पोर्टेंट है और आप लोग इसको रिवाइज़ कीजिए और मुझे उम्मीद है ये उम्मीद है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये और आपको काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।